नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 10 स्मार्ट हिंदी चैनल में। हम लोग डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है? और इसे एक संग ना पढ़ के धीरे-धीरे, ठीक है? कम-कम रूप में इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है? आज हम इसका अध्याय 1 देखेंगे, पूर्व पीठिका। इससे पहले हम देख चुके हैं भूमिका, ठीक है? भूमिका में दोनों भूमिका देख चुके हैं, सिलेबस देख चुके हैं और इसकी योजना ये बना चुके हैं, जैसे अगर बड़ा अध्याय है, उसे 2 या 3 में तोड़कर पढ़ेंगे, ठीक है? और इसे शब्द से पढ़ेंगे, जिससे एक से एक फ़ायदा ये होगा कि हमारा डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास एक बार मेरे शब्दों से, मेरे वाचन से खत्म हो जाएगा और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट होगा, उसे मैं निशान लगा दूँगा। अगर उसके अलावा भी तुम्हें लगता है, तुम अपनी किताब लेकर उस पे निशान लगा कर पढ़ सकते हो, ठीक है? अब सबसे पहले देखेंगे इतिहास, अर्थ और स्वरूप, ठीक है? इतिहास, अर्थ, स्वरूप। शाब्दिक दृष्टि से इतिहास का अर्थ है ऐसा ही था, ऐसा ही हुआ। इससे 2 बातें स्पष्ट हुआ है। एक तो यह है कि इतिहास का संबंध अतीत से है, ठीक है? दूसरा कि उससे अंतर्गत केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं का ही समावेश किया जाता है। उसमें उन सभी लिखित या मौखिक व्रतों को सम्मिलित किया जाता है, जिनका संबंध अतीत की यथार्थ परिस्थितियों व घटनाओं से है और साथ ही उसका संबंध केवल प्रसिद्ध घटनाओं से ही नहीं, अपितु उन घटनाओं से भी है जो प्रसिद्ध ना होते हुए यथार्थ से घटित है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें इतिहास में प्रसिद्ध घटना ही ना लेकर जो घटनाएँ हैं, ठीक है? सच्ची घटना जो हैं, उसमें भी हैं, उसमें इतिहास में सम्मिलित की गई हैं। वस्तुतः आज इतिहास शब्द को इतने व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है कि उसके अंतर्गत अतीत की प्रत्येक स्थिति, परिस्थिति, घटना, प्रक्रिया एवं प्रकृति की व्याख्या का समावेश हो जाता है। इतिहास इतना व्यापक हो गया है, उसके अंतर्गत जो पहले की अतीत की जो मतलब स्थिति थी, जिस तरह की स्थिति थी, परिस्थिति थी, घटनाएँ थीं, ठीक है? किस तरह की प्रवृत्तियाँ थीं, सभी को सम्मिलित किया गया है। अतः संक्षेप में अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व, प्रवृत्ति के विवरण, विवेचन या विश्लेषण को जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहा जा सकता है, ठीक है? लाक्षणिक अर्थ में इतिहास का प्रयोग अतीत की घटनाओं के विवरण के स्थान पर स्वयं अतीतकालीन घटनाओं और व्यक्तियों के लिए भी होता है। जैसे महात्मा गांधी ने भारत के नए इतिहास का निर्माण किया। सम्राट अशोक भारत के इतिहास निर्माता थे। आदि वाक्यों में किंतु शास्त्रीय वैज्ञानिक विवेचन में लाक्षणिक प्रयोग आग्रह या त्याग ही समझे जाते हैं। प्राचीन काल से ही इतिहास को अध्ययन के एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु अध्येताओं की दृष्टिकोण एवं पद्धति के अनुसार उसका स्वरूप बदलता रहा है। इसलिए कभी उसे कला के क्षेत्र में रख लेते हैं, कभी विज्ञान के क्षेत्र में स्थान दिया जाता रहा। वस्तुतः इतिहास कला है या विज्ञान है, यह प्रश्न आज भी विवाद का विषय बना हुआ है, ठीक है? इस विवाद के मूल में यह भ्रांति विद्वान है कि कोई भी वस्तु या विषय अपने आप में कला या विज्ञान की कोटि में आ सकता है, जबकि वास्तविकता यह है कला या विज्ञान का निर्णय विषय वस्तु के आधार पर नहीं, अपितु उसकी अध्ययन पद्धति या रचना पद्धति पर निर्भर करता है, ठीक है? इसमें ये क्या है कि कोई भी विषय अपनी अध्ययन पद्धति और रचना पद्धति के अनुसार विज्ञान और कला का मतलब रचना पद्धति पर निर्भर करता है कि वो कला में जाएगा कि वो विज्ञान में जाएगा। इतिहास हमें अतीत का इतिवृत्त प्रदान करता है, किंतु यह हम पर निर्भर है कि हम इतिवृत्ति का उपयोग किस प्रकार करते हैं। यदि अतीत की इतिवृत्ति का हम आत्मपरक दृष्टिकोण, व्यक्ति अनुभूति या ललित शैली में प्रस्तुत करते हैं, तो वह कला की श्रेणी में है। इसमें ये दिया गया कि कला की श्रेणी में किस तरह से हो सकता है, ठीक है? जबकि हम इतिहास को वस्तुपरक दृष्टिकोण, तर्कपूर्ण शैली यानी गवेषणात्मक पद्धति की प्रस्तुत किया गया है, तो अतीत का विवरण वैज्ञानिक विशेषताओं से युक्त माना जाएगा, इसे विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है, ठीक है? ये दोनों बताया गया है कि कला की श्रेणी में कब आएगा और विज्ञान की श्रेणी में कब आएगा, ठीक है? इसे ये वैसे बहुविकल्पीय रूप में इसमें से बहुत कम प्रश्न बनेंगे, पर लेकिन अगर मेंस का पेपर हुआ तो उसमें
लिखने में इसका मतलब बहुत शब्द को सीमा मिल जाएगी तुम लोगों को, और इसको मेंस की दृष्टि से मान सकते हैं, और जैसे बीए एमए के बच्चे हैं उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो इसे एक तरह से देख लेना, और काफ़ी उपयोगी है। ठीक है। वस्तुतः इतिहास से कवि, साहित्यकार, उपदेशक, शोधकर्ता आदि विभिन्न वर्गों के लोग प्रेरणा ग्रहण करते रहे हैं। उनकी दृष्टि व पद्धति के अनुसार उसका स्वरूप भी बदलता रहा है। ऐसी स्थिति में इतिहास के विभिन्न रूप उपलब्ध हों कोई आश्चर्य नहीं है। ठीक है? आगे देखेंगे। फिर भी आधुनिक युग में इतिहास को कला की अपेक्षा विज्ञान में अधिक निकट माना है। ठीक। आधुनिक युग में इतिहास को कला की अपेक्षा विज्ञान के अधिक निकट माना है। अतः प्रत्येक इतिहासकार की दृष्टिकोण की तटस्थता, वस्तुपरकता, तथ्यों का यथार्थता और निष्कर्षों की प्रामाणिकता की अपेक्षा की जाती है। दूसरी बात है कि विषय वस्तु की अविद्यमानता और प्रतिष्ठा के कारण भौतिक विज्ञान की सी विज्ञान वैज्ञानिकता का व्यवहार उसमें शायद संभव है। वास्तव में विषय भेद से स्वयं विज्ञान भी अनेक श्रेणियां एवं कोटियों में विभक्त हो जाता है। उदाहरण के लिए मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा विज्ञान को हम विज्ञान की उस श्रेणी के स्थान नहीं दे सकते जिस श्रेणी में भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान को देते हैं। अतः इतिहास को हम उस श्रेणी में विज्ञान में स्थान दे सकते हैं जिस श्रेणी में भाषा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान को देते हैं। ठीक है। ये इसमें एक आ गया कि जैसे इतिहास मतलब इतिहास को उस श्रेणी में रख सकते हैं जिसमें भाषा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे सब्जेक्ट रखते हैं, लेकिन उस श्रेणी में नहीं रख सकते जिसमें बायोलॉजी हो गई, ठीक है, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, उस वाले विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते। इसमें सीधा सीधा ये दिया गया निष्कर्ष इसका। ठीक है। अब आगे उसके देखेंगे इतिहास दर्शन की रूपरेखा। इतिहास दर्शन की रूपरेखा इसको देखेंगे। जैसा कि पीछे संकेत दिया जा चुका है, इतिहास के अध्ययन के विभिन्न विद्वान विभिन्न प्रकार से दृष्टिकोण का प्रयोग करते हैं तथा ये दृष्टिकोण समय समय पर बदलते रहे हैं। इसी तथ्य के आधार पर इतिहास दर्शन विषय की स्थापना हुई है। ठीक है। इसमें इतिहास के संबंध में प्रयुक्त व प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोणों, धारणाओं व विचारों का अध्ययन किया जाता है। अस्तु इतिहास संबंधी इन्हीं विचारों, धारणाओं को समूह रूप में इतिहास दर्शन की संज्ञा दी जाती है। इतिहास के संबंध में प्रयुक्त प्रचलित, ठीक है, इतिहास दर्शन किसे कहते हैं? इतिहास के संबंध में प्रयुक्त प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोण, धारणा या विचारों का अध्ययन इतिहास दर्शन के अंदर ही किया गया। जैसे वैसे पश्चिम के कुछ विद्वानों ने इतिहास दर्शन का प्रयोग संकीर्ण व सीमित अर्थ में करते हुए अपने दृष्टिकोणों को ही उस पर आरोपित करने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम वोल्टेयर ने इस संज्ञा का प्रयोग करते हुए इसके अर्थ को केवल आलोचनात्मक या वैज्ञानिक इतिहास का तक सीमित रखने का प्रयास किया है। हीगल ने इसका प्रयोग विश्व इतिहास के अर्थ में तथा परवर्ती युग के कुछ विद्वानों के केवल परीक्षात्मक यथार्थवादी दृष्टिकोण के लिए किया है। ठीक है। हीगल ने परीक्षणात्मक यथार्थवादी दृष्टिकोण, ठीक है, वोल्टेयर ने आलोचनात्मक और वैज्ञानिक इतिहास। ये देख लेना एक बार, इस तरह से अगर डीपली पूछा तो ये हो सकता है। किंतु आज इतिहास दर्शन के नाम पर उपलब्ध पुस्तकों में पूर्व से पश्चिम तक तथा प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के उन सभी दृष्टिकोणों व विचारों का प्रतिपादन किया जाता है जो इतिहास के अध्ययन में प्रयुक्त हुए हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम एकांगी एक पक्षी धारणाओं से बचते हुए इतिहास दर्शन का सर्वांगीण सर्वपक्षीय बोध प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उसी व्यापक एवं समन्वित अर्थ में ग्रहण करना होगा जिसके अनुसार इतिहास दर्शन उन दृष्टिकोणों, विचारों व अध्ययन पद्धतियों के समूह का सूचक है जिनका प्रयोग इतिहास के अध्ययन से संभव है। ठीक है। अब इसमें दृष्टिकोण दिए गए हैं इतिहास की दृष्टि के, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण, इसके हम देखेंगे। भारतीय दृष्टिकोण देख लेते हैं। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्राय आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी रहा है। इसीलिए हमें भौतिक जगत की स्थूल घटनाओं में भी आध्यात्मिक तत्वों व प्रवृत्तियों का अनुसंधान की प्रवृत्ति रही है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में प्राय सामायिक तत्वों की अपेक्षा चिरंतन मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता रहा है। अतः यहाँ के प्राचीन इतिहासकारों ने अतीत की आख्या भी इसी दृष्टिकोण से की है, अर्थात वे परिवर्तनशील अतीत में से भी उन प्रवृत्तियों का अनुसंधान करते रहे जो मनुष्य की स्थायी एवं अमर बनाती है। उन्होंने घटनाओं एवं क्रियाकलापों की व्यवस्था भौतिक उपलब्धियों एवं व्यक्तिगत सफलताओं की दृष्टि से कम करके समष्टि हित की दृष्टि से अधिक की है। इसलिए महाभारत काल ने जहाँ इतिहास को एक ऐसा पूर्ववर्त माना जिसके माध्यम से धर्म,
अर्थ, काम तथा मोक्ष का उपदेश दिया जा सके तथा पौराणिकों ने ऋषियों एवं महापुरुषों का चरित्रगान को इतिहास के रूप में स्वीकार करते हुए घटना की अपेक्षा चरित्र के अधिक महत्व प्रदान किया। ठीक है, अब इसको देखिए आगे चलकर बाणभट्ट, कल्हड़ आदि इतिहासकारों ने इन्हें इससे भिन्न दृष्टि को अपनाते हुए आध्यात्मिक, नैतिक एवं चारित्रिक तत्वों के अपेक्षा यथार्थपरक वस्तु तथा तथ्यों के अधिक महत्व प्रदान किया है, किंतु काव्यात्मकता एवं अलंकृति का मोह वे भी ना त्याग सके। इसलिए यहाँ प्राचीन युग में भारतीय इतिहासकारों की रचनाएं चारित्रिक मूल्यों, नैतिक उपदेशों, आध्यात्मिक रूपों से युक्त होकर पौराणिक रूप में परिणित हो गई। वहाँ परवर्ती इतिहासकारों की रचना शुद्ध इतिहास की अपेक्षा काव्यात्मक इतिहास रहा, इतिहास ऐतिहासिक काव्य के रूप में विकसित हुई। वस्तुतः भारत का प्राचीन इतिहास का सद्य शोधन तक सीमित नहीं रहा, शिवम एवं और सुंदरम के समन्वय के लिए बराबर सचेष्ट रहा। इससे व्यवहारिक दृष्टि से उसका गुण कहा जा सकता है, वहाँ सैद्धांतिक दृष्टि से उसका सबसे बड़ा दोष भी माना जा सकता है, क्योंकि उसने इतिहास के क्लेवर में कला और नीति को स्थान देकर उसे शुद्ध ऐतिहासिकता से वंचित कर दिया। मतलब यहाँ पर बाणभट्ट और कल्हड़ ने ऐतिहासिक मतलब शब्द ऐतिहासिक का प्रयोग तो किया है, लेकिन उसे काव्य के रूप में कर दिया है, तो उसे काव्यात्मक इतिहास के रूप में माना जा सकता है। ठीक है, ऐतिहासिक काव्य के रूप में देखा जा सकता है, उसे इतिहास के रूप में नहीं देखा जा सकता है। इसमें ये क्या गया है, शुद्ध ऐतिहासिकता से उसने वंचित कर दिया। फिर भी यदि इतिहास के कलात्मक या काव्यात्मक रूप का किसी भी दृष्टि से कोई महत्व है, तो उस दृष्टि से भारतीय इतिहासकार का सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जा सकता है। वास्तव में भारतीय इतिहासकार ने अपनी संस्कृति एवं जीवन के आदर्शों के अनुरूप ही इतिहास के क्षेत्र में संश्लेषणात्मक व समन्वयात्मक दृष्टिकोण का परिचय देते हुए सत्यम शिवम सुंदरम का समन्वय का प्रयास किया है, जो उसकी परंपराओं को उचित स्वाभाविक कहा जा सकता है। ठीक है, अब पाश्चात्य दृष्टिकोण देखते हैं इतिहास के प्रति। यहाँ भारतीय इतिहासकारों दृष्टिकोण में आदर्शवादिता प्रमुख रही है। भारतीय इतिहासकारों में आदर्शवादिता। ठीक है, पाश्चात्य के लिए यथार्थवादी, इसकी प्रमुखता रही है। ठीक है, इसमें दिया इतिहास के प्रथम व्याख्याता यूनानी विद्वान हेरोडोटस 456 से 545 ईसा पूर्व ने इसे खोज, गवेषणा, अनुसंधान के अर्थ में ग्रहण करते हुए इसके 4 लक्षण निर्धारित किए। पहला माना इन्होंने, एक तो यह वैज्ञानिक विधा है, ऐसा इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। ठीक है, दूसरा यह मानव जाति से संबंधित होने के कारण मानवीय विद्या है, यानी मानविकी। तीसरा माना यह तर्कसंगत विद्या है, अतः इसमें तथ्य निष्कर्ष प्रमाण आधारित होते हैं। चौथा माना यह अतीत के आलोक में भविष्य का प्रकाश डालता है, यह शिक्षाप्रद विद्या है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हेरोडोटस ने यह भी स्पष्ट किया इतिहास का लक्ष्य प्राकृतिक एवं भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया की व्याख्या करना है। ठीक है, प्राचीन युग में सामान्यतः हेरोडोटस का ही दृष्टिकोण सर्वमान्य रहा है, किंतु आधुनिक युग में विभिन्न विद्वानों के संबंध में दृष्टिकोण से विचार किया है। ठीक है, इटालियन विद्वान बिको 1668 से 1744 ने इतिहास के संबंध में न केवल अतीत से अपितु वर्तमान से भी स्थापित करते हुए प्रतिपादित किया है कि इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है और मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियों सदैव समान रहती हैं। अतः विभिन्न युगों के इतिहास में भी समान प्रवृत्तियों का मिलना स्वाभाविक है। इतिहास लेखन की पद्धति के संबंध में भी बिको ने सुझाव देते हुए इतिहासकारों को अतिरंजना, अतिशयोक्ति से बचने के और अतीत को अधिक महत्व न देने की बात कही है। अब देखेंगे जर्मन दार्शनिक कांत क्या कहते हैं इतिहास से संबंधित। 1724 से 1804 में इतिहास की नई व्याख्या देते हुए का सृष्टि का
बाह्य विकास प्रकृति की आंतरिक विकास की प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है। ठीक है, ये बोला है। अतः इतिहास को भी हम इसी रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए, अर्थात ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे प्राकृतिक नियमों की भी प्रकृति को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। यानी इन्होंने प्रकृति को ला दिया है इतिहास से संबंधित अपनी परिभाषा में। ठीक है, प्राकृतिक नियमों की प्रवृत्ति को भी समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब देखिए हीगल का 1770 से 1833 ने कांत की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हीगल ने कांत की विचारधारा को बढ़ाया। ठीक है, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कारण एवं कार्य की श्रृंखला भी विद्यमान है। हीगल कह रहे हैं कि मतलब घटनाएं जैसे बोल देते हैं कि ये हो गया, आज ये घटित हो गया, आज ऐसे घटित हो गया, ये लिख देना। ठीक है, इतिहास नहीं, उसके पीछे क्या कारण रहा। ठीक है, किस तरह से ये स्टार्ट हुआ होगा, किस तरह से इसे हवा मिली होगी कि ये इतने बड़े पैमाने पर इस तरह से ऐसी घटना घटित हुई है या इस तरह से घटित हुआ है। तो इसके बारे में इन्होंने बोला है कि मतलब लिख देना, ये संकलन कर देना ये इतिहास नहीं है, उसके पीछे क्या कारण रहा है, किस तरह से हुआ है, पूरी प्रक्रिया का उसमें बताया गया है। हीगल ने बोला है, ये कांत की मान्यता है, उसको आगे बढ़ाया। ठीक है, हीगल के मतानुसार विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास है, जो द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। इस द्वंद्वात्मक पद्धति की प्रक्रिया के अनुसार वाद या प्रतिवाद के द्वंद्व में संवाद का विकास होता है। इतिहास की व्याख्या भी इसी द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। 19वीं सदी में डार्विन ने अपने विकासवादी सिद्धांत की स्थापना के द्वारा इतिहास को एक नूतन दृष्टि व शक्ति व गति प्रदान की। डार्विन परवर्ती युग में विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में विभिन्न विकासवादी सिद्धांतों की स्थापना करते हुए प्रमाणित किया कि सृष्टि का कोई अंग या तत्व एकाएक घटित या रचित ना होकर क्रमशः विकसित है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टि से इतिहास का अर्थ घटना समूह का संकलन ना होकर विकास क्रम का विवेचन है। मतलब इन्होंने बोला है कि डार्विन ने बोला है कि एकदम मतलब एकदम नहीं होता है, उसके धीरे धीरे एकदम घटित होता है। एक मतलब एक विकास की तरह होता है कि एकदम घटित ना होते, एक कोई भी चीज़ है उसका संकर काल जरूर होगा। कि आज भी देखेंगे ना, जैसे आज से 2 साल पहले तो किस तरह से रह रहे थे, उससे पहले भी रह रहे थे, तो उसके बीच में ना एकदम परिवर्तन नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक विकास के रूप में परिवर्तन को देखा जा सकता है कि एकदम घटित ना करते हुए एक विकास क्रम को इन्होंने मान्यता प्रदान की है। ठीक है, एक फिर देखें कार्ल मार्क्स, एंजल्स, मार्गन, हेक्सले प्रवृत्ति अनेक विद्वानों ने विकासवाद की विभिन्न पक्षों को व्याख्या अपनी अपनी दृष्टि से करते हुए विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया है। 20वीं सदी के इतिहास में अनेक इतिहासकारों ने स्पेंगलर, टेवानावी, टर्नर आदि ने विश्व संस्कृति और सभ्यता के इतिहास की व्याख्या विकासवादी नियमों व प्रवृत्तियों के आधार पर करने की चेष्टा की है। अस्तु आज पाश्चात्य इतिहास दर्शन की सर्वप्रमुख एवं सर्वाधिक विकसित दृष्टिकोण के रूप में विकासवादी दृष्टिकोण को स्वीकार किया जा सकता है, किंतु अनेक दृष्टियों से यह दृष्टिकोण भी अभी तक पूर्ण विकसित नहीं कहा जा सकता। एक तो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृति आदि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले विकासवादी चिंतकों के सिद्धांत में भी परस्पर अन्विति एवं एक रूपता का अभाव है। जहाँ डार्विन का विकासवाद प्राणी शास्त्र में लागू होता है, वहीं मार्क्स का अर्थशास्त्र में, स्पेंसर का भौतिक विज्ञान में, बर्गसो का मनोविज्ञान में लागू होता है। दूसरे विकासवादी सिद्धांतों के विरोध में प्रतिक्रिया हो रही है। विद्वानों का एक वर्ग इन्हें विधेयवादी कहकर ठुकराने का प्रयास कर रहा है। छात्र आदि के वे अनुयायी हैं जो कि नियमबद्धता, पूर्ण निश्चितता एवं पूर्ण निर्धारण के विरोधी हैं। इतिहास को वे किसी नियम से आबद्ध करना कैसे स्वीकार कर सकते हैं। अस्तित्ववादियों के अनुसार जब प्रकृति एवं मनुष्य के नियमों से मुक्त है
तो इतिहास को नियमबद्ध कैसे किया जा सकता है? किंतु हमारे विचार में नियम और अनुशासन का विरोध अवैज्ञानिकता, अराजकता का ही पोषक है। कदाचित हीगल के शब्दों में भी यह वाद का प्रतिवाद मात्र है, जो संभवतः हमें किसी नए संवाद की ओर अग्रसर करने का सहायक सिद्ध हो सके। ठीक है जी, इसे ऐसे देखेंगे कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, पर पढ़ ले रहे हैं शब्द से। अब देखेंगे साहित्य का इतिहास दर्शन। ठीक है, साहित्य के इतिहास दर्शन सामान्यतः इतिहास शब्द के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास का बोध होता है। ठीक है, किंतु वास्तविकता यह है कि सृष्टि की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका संबंध इतिहास से संबंध ना हो। अतः साहित्य भी इतिहास से असंबंध नहीं है। साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं। वैसे देखा जाए तो साहित्यिक रचनाएं भी मानवीय क्रियाकलापों से भिन्न रही हैं, अपितु वे विशेष वर्ग के मनुष्यों की विशिष्ट क्रियाओं की सूचक है। दूसरे शब्दों में साहित्यिक रचनाएं साहित्यकारों की सृजनात्मक क्रियाओं एवं प्रवृत्तियों का सूचक होती हैं। अतः उनके इतिहास को समझने के लिए उनकी रचयिताओं, उनसे संबंधित स्थितियों, परिस्थितियों, परंपराओं को समझना भी आवश्यक है। प्रारंभ में जिस प्रकार राजनीतिक इतिहास के राजाओं के जीवन चरित्र, राजनीतिक घटनाओं को संकलित कर देना पर्याप्त समझा जाता था, उसी प्रकार साहित्य के इतिहास में भी रचनाओं की रचयिताओं के स्थूल परिचय ही पर्याप्त होता था। किंतु ज्यों ज्यों इतिहास की सामान्य दृष्टिकोण का विकास होता गया, त्यों त्यों साहित्य इतिहास के दृष्टिकोण में भी सूक्ष्मता व गंभीरता आती गई जाती। यानी कि कहने का मतलब, पहले एक राजाओं के बारे में थोड़ा बहुत इतिहास में पहले क्या करते थे, राजाओं के बारे में लिख दिया, इसने ये किया। ठीक है, जैसे जैसे खोज होती गई, नए नए अनुसंधान होते गए, तो इतिहास में भी परिवर्तन होते गए और इतिहास में भी यानी कहने का अपडेट होता गया। उसी तरह जैसे साहित्य के इतिहास में भी रचनाओं के बारे में लिख दिया, उसके रचयिता कौन है इसके बारे में लिख दिया। ठीक है, एक स्थूल रूप से करते थे। अब लेकिन जब जैसे ही दृष्टिकोण का विकास हो गया, इसमें भी मतलब काफ़ी मतलब खोज हुई है, शोध हुए हैं, वैसे वैसे इसमें भी सूक्ष्मता आती गई है, गंभीरता आती गई है। यद्यपि इतिहास के अन्य क्षेत्रों की तुलना में साहित्य का इतिहास दर्शन एवं उसकी पद्धति का बहुत पिछड़ी हुई है, किंतु फिर भी समय समय पर इस प्रकार के अनेक प्रयास हुए जिनका लक्ष्य साहित्य इतिहास को भी सामान्य इतिहास से स्तर पर गंभीरता पहुंचाने का रहा है। यदि अंग्रेजी साहित्य में विभिन्न इतिहासकारों द्वारा यह धारणा पहले बहुत प्रचलित हो चुकी थी कि किसी जाति के साहित्य का इतिहास उस जाति के सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण को ही प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, या साहित्य की प्रवृत्तियां संबंधित समाज की प्रवृत्तियों के सूचक होती हैं। फिर भी इस धारणा को एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय फ्रेंच विद्वान तेन को है, जिन्होंने अपने अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में प्रतिपादित किया कि साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियां मूल में मुख्यतः 3 प्रकार के तत्व सक्रिय रहते हैं। तेन ने इतिहास को प्रतिपादित करते साहित्य की प्रवृत्तियों में 3 प्रकार के तत्व माने: जाति, रेश, वातावरण, क्षण विशेष, मूवमेंट। तेन ने व्याख्या के द्वारा यह भलीभांति स्पष्ट किया, किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जाति परंपराओं, राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण, सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। यानी किसी भी, इन्होंने बोला किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए, यानी किसी भी समझने के लिए उसके राष्ट्रीय स्तर पर जो भी घटना घटी गई है, किस कारण से घटी गई है, उसके सामाजिक वातावरण को, उसकी सामयिक परिस्थिति को, ठीक है, उसका अध्ययन बताया गया, ये आवश्यक माना है इन्होंने। ठीक है, तेन ने इस सिद्धांत को आलोचना करते हुए हडसन ने आक्षेप किया, तेन की इसी आलोचना का हडसन ने मतलब आलोचना की थी कि उन्होंने साहित्य का विकास प्रक्रिया का सारा महत्व प्रयुक्त 3 तत्वों को दे दिया, जबकि साहित्यकार या काव्य रचयिता के व्यक्तित्व में उसकी प्रतिभा का सर्वथा उपेक्षा कर दी। यानी हडसन ने माना कि मतलब तेन ने 3 चीजों को ही मतलब साहित्य इतिहास से संबंधित माना: जाति, वातावरण, विशेष। और उन्होंने कहा है कि इन्होंने उसकी प्रतिभा को तो बिल्कुल ही नकार दिया। ये बिल्कुल हडसन ने कहा था।
हडसन का यह आक्षेप तेन के सिद्धांत को महत्वपूर्ण न्यूनतम त्रुटि को संकेत करता है, किंतु फिर भी इस तथ्य को अस्वीकार नहीं कर सकते। पूर्ववर्ती इतिहासकारों की तुलना में तेन के अपेक्षाकृत अधिक व्यापक, स्पष्ट एवं विकसित सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर साहित्य की विकास की प्रक्रिया में बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। साहित्य इतिहास की व्यवस्था में जर्मन चिंतकों का भी कम योगदान नहीं है। वैसे तो उनके द्वारा कई सिद्धांत स्थापित हुए, किंतु उनके सर्वाधिक महत्वपूर्ण योग चेतना का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार साहित्य के इतिहास की व्याख्या तदविहीन चेतना के आधार पर की जानी चाहिए। एफ.एच. कॉफे ने महान कवि गेटे की साहित्यिक प्रवृत्तियों की व्याख्या विभिन्न चेतना के आधार पर करके इस सिद्धांत का महत्ता को प्रमाणित किया, किंतु हमारे विचार में यह सिद्धांत एकांगी ही है, क्योंकि साहित्य के विकास में युग चेतना का ही नहीं, पूर्ववर्ती परंपराओं का भी न्यूनाधिक योगदान रहता है। अतः उनकी उपेक्षा करके सारा श्रेय युगीन चेतना को दे देना तर्क संपन्न प्रतीत नहीं होता है। इधर मार्क्सवाद से प्रभावित आलोचकों और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विकास बाद वर्ग संघर्ष एवं आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में भी साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। ठीक है, मार्क्सवाद से जो प्रभावित आलोचक थे, उन्होंने आर्थिक परिस्थितियों से संबंधित साहित्य के विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। उदाहरण के लिए शेक्युलिन ने रूसी साहित्य के इतिहास की व्याख्या करते हुए साहित्य की विभिन्न प्रक्रियाओं और प्रवृत्तियों का संबंध आर्थिक परिस्थितियों एवं वर्ग संघर्ष की प्रतिक्रिया से स्थापित किया है। किंतु कई बार मार्क्सवादी आलोचक साहित्य की भी सभी प्रवृत्तियों की मूल में अर्थ को ही स्थापित करके एक ऐसा अनर्थ कर देते हैं जो एकांतिक अतिवादिता का प्रमाण होता है। यानी कि मार्क्सवाद से प्रभावित जो आलोचक थे, उन्होंने आर्थिक परिस्थिति को भी साहित्य इतिहास के एक अंग माना है। ठीक है, और इसे इतने अति रूप में माना है कि उसमें ये बोल रहे हैं ना कि ऐसा अनर्थ कर देते हैं जो एकांतिक अतिवादिता का प्रमाण होता है। ठीक है, अति रूप में आर्थिक परिस्थिति को, यानी कि मुख्य रूप में आर्थिक परिस्थिति को साहित्य इतिहास का एक अंग मान लिया है, जो अर्थ का अनर्थ कर देता है, इसमें ये बोला गया है। ठीक है, मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण और मनोविज्ञान के आधार पर साहित्य के विभिन्न पक्षों के विशिष्ट शैली पक्ष के विकास की व्याख्या विभिन्न पाश्चात्य विद्वानों द्वारा हुई है। आइए रिचर्ड्स, ठीक है, और देखेंगे आइए रिचर्ड्स, विलियम एम्पसन, सी.एस. लेविस, W.P. कर, F.W. वैटसन प्रवृत्ति विद्वानों के नाम उल्लेखनीय। इन विद्वानों ने विभिन्न दृष्टियां शैलीगत प्रवृत्तियों के विश्लेषणों एवं उनके आधारभूत कारणों को खोजने का प्रयास किया, जिससे आंशिक रूप में इतिहास को भी समझने की सहायता मिली। किंतु इनकी निष्कर्ष पारस्परिक सामंजस्य, एकरूपता एवं अनुभूति का अभाव होने के कारण अध्ययता के मार्ग में प्रशस्त कम कंटकाकीर्ण अधिक होता है। मतलब इसमें मनोविज्ञान से रिलेटेड जितने भी वो है, वो एक इतिहास से संबंधित एक उनकी सहायता ना करते हुए उनकी एक अवरोध के रूप में माना गया है, कंटकाकीर्ण के रूप में अधिक माना गया है। ठीक है, ये बोला गया। अस्तु साहित्य इतिहास की व्याख्या के लिए विभिन्न दृष्टियां, विभिन्न प्रयास होते रहे हैं, जो हमें किसी निश्चित स्पष्ट समन्वती निष्कर्ष का तक नहीं पहुंचाते हैं। फिर भी इनसे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि आज साहित्य का अध्ययन, विश्लेषण केवल साहित्य तक सीमित रहकर नहीं किया गया जा सकता। उसकी विषयगत प्रवृत्तियां क्या हैं, वह शैलीगत प्रक्रियाओं से स्पष्टीकरण के लिए उससे संबंधित राष्ट्रीय परंपराएं, सामाजिक वातावरण, आर्थिक परिस्थितियां, विभिन्न चेतना, साहित्यकार की व्यक्तिक प्रवृत्तियों का विवेचन विश्लेषण आवश्यक है। यानी एक दृष्टि न रखते हुए उसके विभिन्न पहलुओं पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। उसमें राष्ट्रीय परंपरा का भी ध्यान दिया गया, उससे संबंधित क्या राष्ट्रीय परंपरा होगी, सामाजिक वातावरण उससे क्या होगा, आर्थिक परिस्थितियां क्या होगी, उसकी युगीन चेतना क्या होगी, उससे पूर्व की युगीन चेतना क्या होगी। ठीक है, साहित्यकार की व्यक्तिगत प्रवृत्तियां क्या होगी, विश्लेषण आवश्यक, मतलब ये उसका विवेचन और विश्लेषण भी आवश्यक माना गया है। अतः कहा जा सकता है कि पूर्वोक्त सिद्धांत साहित्य के विकास प्रक्रिया में विभिन्न अंगों, पक्षों व तत्वों के सूचक हैं। यद्यपि इनमें कोई भी सिद्धांत परिपूर्ण नहीं है, किंतु आंशिक सत्य से भी सर्वथा शून्य नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए
किसी भी साहित्य की विकास प्रक्रिया के अध्ययन के लिए उससे संबंधित इन 5 तत्वों का विचार किया जाना चाहिए। ठीक है? पहला है सृजन शक्ति, साहित्यकार की प्रतिभा और उसका व्यक्तित्व, उसकी परंपरा, साहित्यिक व सांस्कृतिक परंपरा। तीसरा वातावरण, द्वंद्व और संतुलन। ठीक है? वस्तुतः यह सिद्धांत सृष्टि की सामान्य विकास प्रक्रिया की दृष्टि से प्रतिपादित है, जिसे साहित्य पर लागू करते हुए संक्षेप में कहा जा सकता है कि साहित्य के क्षेत्र में भी प्राकृतिक सृजन शक्ति अर्थात साहित्यकार की नैसर्गिक प्रतिभा, परंपरा, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परंपरा और वातावरण योगिन परिस्थितियां प्रवृत्तियों की तथा चेतना के द्वंद्व से प्रेरित होकर गतिशील होती है, जिसका चरम लक्ष्य द्वंद्व के दोनों पक्षों में संतुलन स्थापन होता है। वस्तुतः यह द्वंद्व ही साहित्यकार की मूल प्रेरणा होती है, किंतु स्थिति विशेष या व्यक्ति विशेष के अंतर में द्वंद्व का क्षेत्र परिवर्तित होता रहा है। कोई साहित्यकार अपने आंतरिक एवं मानसिक द्वंद्व से प्रचलित होता है, तो कोई पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय द्वंद्व से। ठीक है? एक क्षेत्र का द्वंद्व संतुलित या शांत हो जाने पर साहित्यकार या साहित्यकारों की सृजन शक्ति किसी अन्य क्षेत्र के द्वंद्व की ओर उन्मुख होती है। वस्तुतः परंपरा और युगीन वातावरण के अंतर्भूत से उत्पन्न द्वंद्व ही साहित्य के विभिन्न आंदोलनों, उसकी धाराओं और प्रवृत्तियों को गति देता हुआ साहित्य की विकास प्रक्रिया को संचालित करता है। इतिहास उसका आगे देखेंगे। और अतः साहित्य इतिहास की विकासवादी व्याख्या के लिए उन सभी तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है जो साहित्यकार के व्यक्तित्व हम उससे संबंधित पूर्व परंपरा, युगीन वातावरण, द्वंद्व के स्रोत व अभिष्ट लक्ष्य आदि पर प्रकाश डालते हैं। साहित्य के विकास में उपयुक्त सामान्य सिद्धांत के अतिरिक्त कुछ ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं जिनमें साहित्य के रूपात्मक, प्रवृत्त्यात्मक तथा गुणात्मक विकास के अध्ययन में सहायता मिल सकती है, किंतु यहाँ इनका विस्तृत परिचय न देकर इतना ही कहना पर्याप्त होगा। जिस प्रकार सामान्य इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन विकासवाद के आधार पर ही संभव है, उसी प्रकार साहित्य के इतिहास का भी वैज्ञानिक व्याख्या के लिए विकासवादी सिद्धांतों का आधार ग्रहण करना आवश्यक है। यह दूसरी बात है कि जो लोग इतिहास को भी कल्पना विकास और भाव सौंदर्य का क्षेत्र मानते हुए उसे कला की श्रेणी में स्थान देते हैं, वे विकासवादी दृष्टिकोण या वैज्ञानिक दोनों पद्धति को व्यर्थ समझते हैं। अब इसके आगे देखेंगे साहित्य इतिहास और साहित्यालोचन। ठीक है? सामान्यतः साहित्य के इतिहास में आलोचनात्मक दृष्टिकोण का तथा साहित्यालोचन में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उपयोग किया जाता है तथा इस दृष्टि में ये दोनों एक दूसरे के पूरक व सहयोगी सिद्ध होते हैं। यानी साहित्य इतिहास और साहित्यालोचन एक दूसरे के पूरक माना गया है, किंतु फिर भी हमें ऐसे भ्रांति से बचना चाहिए कि दोनों मूलतः एक ही हैं, एक नहीं मान सकते इनको। इतिहास का लक्ष्य सदा अतीत की व्याख्या करते हुए विशेष वस्तु के विकास क्रम को स्पष्ट करने का होता है। ठीक है? इसमें इतिहास का अर्थ बताया गया। इतिहास का लक्ष्य क्या होता है कि उसकी अतीत में क्या हुआ है उसकी व्याख्या की है। ठीक है? उसकी विवेचना की है, उसका क्रमबद्ध स्पष्ट किया है, ये इतिहास ने किया है। ठीक है? जबकि आलोचना का लक्ष्य वस्तु के गुण दोषों का अन्वेषण करते हुए उसका मूल्य निर्धारित करना होता है। ठीक है? इसमें आलोचना के बारे में बताया, उसके क्या गुण थे क्या दोष थे ये बताया गया। इतिहासकार भी कृति के गुण दोषों पर विचार कर सकता है, किंतु वहां भी उसका लक्ष्य उन्हें विभिन्न प्रवृत्तियों के संदर्भ में देखना रहता है, स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन का नहीं। इतिहासकार इतिहास की दृष्टि से देख सकता है, उसे अपने रूप से नहीं देख सकता, मतलब अपने रूप से नहीं देख सकते, व्यक्तिगत दृष्टि से नहीं देख सकता है। इसमें ये बताया गया है कि उसकी व्यक्तिगत उसकी क्या विचार है उस रूप में नहीं रख सकता है, उसे इतिहास की दृष्टि से देख सकता है, किस तरह से ये हुआ है, किस तरह से घटित हुआ है, क्या हुआ है, इस तरह से तो देख सकता है। उसके पर्सनल थॉट नहीं ला सकता, अपने पर्सनल विचार नहीं ला सकता, इसमें ये बोला गया है। ठीक है?
दूसरे देश, स्पेस और काल के महत्वपूर्ण, दूसरे देश और काल के महत्वपूर्ण आयामों से यहाँ आलोचक देश या स्थान को दृष्टिगत रखते हुए स्थिर या शाश्वत तत्वों का अनुसंधान पर बल देता है। वहीं इतिहासकार कालक्रम विभिन्न संदर्भ को सर्वाधिक महत्व प्रदान करते हुए परिवर्तनशील तत्वों और विश्लेषण में परिवर्तित होता है। तीसरा, आलोचक व्यक्ति विशेष या कृति विशेष का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप में भी कर सकता है। यानी कि इसमें आलोचक की बताया है कि भाई किसी भी कृति को उसका मतलब मूल्यांकन यानी कि उसकी आलोचना किसी भी रूप में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। इतिहासकार के बारे में बताया गया है, उसे हमेशा उसकी मतलब उसकी कृति को पूर्व परंपरा युगीन वातावरण यानी उससे युगीन वातावरण के संदर्भ में रखकर कर सकते हैं। यानी इतिहासकार को यानी कि यहाँ पर परतंत्र नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो एक अपनी इतिहास की दृष्टि रखते हुए उसके और उससे उसके युगीन वातावरण से और उससे पूर्व परंपरा को केंद्र में रखते हुए उसकी वो करता है, विवेचना करता है। आलोचक का कार्य इसमें बताया गया है, वो स्वतंत्र रहकर उसकी कृति की, ठीक है, उसका मूल्यांकन करता है, उसमें गुण दोष देखता है, उसकी आलोचना करता है, ये बताया गया है। उसमें चौथे में बोला है आलोचक के लिए, चौथे पॉइंट में, ठीक है, आलोचक के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों एवं रचनाओं का चयन पर्याप्त सिद्ध हो सकता है, किंतु इतिहासकार के लिए ऐसा संभव नहीं है। इतिहास की संपूर्ण धारा को समझने के लिए सम्राट अकबर जितना महत्वपूर्ण है, हेमू बड़क भी उससे कम नहीं। यानी कि इसमें बोला गया आलोचक कुछ मुख्य लोगों को ही केंद्र में रखकर उसकी आलोचना कर सकता है, ठीक है ये। और लेकिन इतिहासकार को क्रम नहीं तोड़ते हुए एक छोटे से छोटे चाहे बड़े से बड़े व्यक्तित्व को भी रखना पड़ता है कि इतिहासकार ये नहीं कर सकता कि चलो अकबर ने सही किया है या गलत किया है, या किसी और राजा का नाम ले लो, ठीक है, चलो उसने इतना अच्छा काम नहीं किया, चलो उसे छोड़ दो, अकबर ने सही किया है उसे ले लो, ठीक है, उसे एक क्रम में रख सकता है, अच्छा सही किया गलत किया है कैसे किया है, उसे यथार्थवादी रूप में रख सकता है। लेकिन आलोचक का बोला है जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में लिख सकता है, कह सकता है, उनके गुण दोष देख सकता है, ठीक है, ये बताया गया इसमें। आगे देखते हैं, संक्षिप्त में कहा जा सकता है साहित्य का इतिहासकार जहां अतीत के सृजन कार्य के और विभिन्न परंपराओं धाराओं के रूप में ग्रहण करते हुए युग विशेष के संदर्भ में उनका विश्लेषण करता है। वहीं आलोचक किन्हीं स्थापित मूल्यों के आधार पर या नए मूल्यों की स्थापना के उद्देश्य से विभिन्न कृतियों के मूल्य परक तत्वों का उद्घाटन करता है। एक के द्वारा यहाँ ऐसा क्यों हुआ का उत्तर दिया जाता है, वहीं दूसरा इसमें क्या विशेषता है, ठीक है, व्याख्या करता है। फिर भी अनेक कारणों से आज साहित्य इतिहास और साहित्य लोचन की सीमाएं घुल मिल सी गई हैं, जिससे अनेक कारण हैं। एक तो साहित्य के क्षेत्र में विशेष हिंदी साहित्य में इतिहासकार और आलोचक का कार्य कई बार एक ही व्यक्ति द्वारा संपन्न होता है। इतना ही नहीं, अनेक बार इतिहास संज्ञक रचनाओं में ऐतिहासिक विवेचन की अपेक्षा आलोचनात्मक अनुशीलन का अधिक रहता है, और आलोचनात्मक पुस्तकों में मूल्यांकन की अपेक्षा ऐतिहासिक व्याख्या की अधिक उपलब्धता होती है, ठीक है। कदाचित इसी से इस धारा का प्रचार हुआ। अच्छे आलोचक के लिए अच्छा इतिहासकार या इसके विपरीत अच्छे इतिहासकार के लिए अच्छा आलोचक होना आवश्यक है। आंशिक रूप में आवश्यक यह बात सही है कि किंतु अंततः दोनों के लिए दो भिन्न प्रकार की प्रतिभाएं, दृष्टियां और पद्धतियां अपेक्षित हैं। इसे प्राय भुला दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग माना गया साहित्य इतिहास और साहित्य आलोचन, उनकी दो मतलब हर चीज़ अलग अलग, उनकी अलग अलग, दोनों की अलग प्रतिभाएं होंगी, दोनों की अलग दृष्टियां होंगी और दोनों की अलग पद्धतियां होंगी, ठीक है। लेकिन इसमें बताया गया उसे भुला दिया गया। इसके अतिरिक्त अधुनातन लेखन में कुछ वर्गों की द्वारा आलोचना और इतिहास का मूल स्वरूप विकृत करने की चेष्टा की जा रही है। आलोचना में जहां मूल्य और मूल्यांकन के स्थान पर आत्म प्रशंसा, व्यक्तिगत प्रतिक्रिया, एक पक्षीय विवरण, समाचार पत्रीय परिचय का प्रस्तुत
किया जा रहा है, वहीं इतिहास की परंपराओं में धाराओं व विभिन्न प्रवृत्तियों को तटस्थ विश्लेषण के स्थान पर वर्ग विशेष, वाद विशेष या व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठा का प्रयास हो रहा है। ऐसी स्थिति में दोनों का पारस्परिक अंतर अस्पष्ट या लुप्त हो जाए कोई आश्चर्य नहीं है। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर मतलब साहित्य आलोचन एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, लेकिन दोनों से एक अलग अलग हैं। अब लेकिन यहाँ पर बताया कि हिंदी में जो आलोचना की है वो उन्होंने इतिहास भी लिखा है और आलोचना की है, तो एक दूसरे के प्रतिभा, ठीक है, एक दूसरे के विचार एक दूसरे में, जैसे साहित्य इतिहास लिख रहे हैं, साहित्य इतिहास आलोचना भी कर दी, तो एक दूसरे में घुल मिला दी है, तो ये बोला गया एक अवगुण या दोष के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय स्तर पर जो परीक्षा है उसमें मुख्य आंसर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन बहुविकल्पी के रूप में इसमें से बहुत कम आने को मिलेगा, तो इस हिसाब से इसे देखेंगे। ठीक है, अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और इसे देखने का प्रयास करेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा, ये इम्पोर्टेंट है, इसे देखेंगे और आराम से देखेंगे, अच्छे ढंग से देखेंगे। ठीक है, शब्द से पढ़ाने का मतलब मेरा ये उद्देश्य है कि ये चाहो किताब को ख़त्म करना मान लो, चाहो उसकी किताब की मोटाई देखते हुए, ठीक है, लोगों में एकदम हिम्मत सी नहीं होती, तो उसको हिम्मत को बढ़ाना मान लो, तो ये इसलिए शब्द से पढ़ा रहा हूँ। और इसके साथ भी मेरे साथ भी ये सभी की किताब भी पूरी होगी और एक आत्मविश्वास जागृत होगा लोगों के बीच में कि हाँ मैंने ये वाली किताब पूरी कर ली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किताब मत लेना, किताब जरूर ले लेना, कि किताब सही है तुम्हारी, कम से कम तुम जो पढ़ रहे हो उसमें टिक लगाते रहोगे या किसी भी चिन्हित करते रहोगे, जब तुम उसे पढ़ोगे दोबारा पढ़ोगे तो अच्छे ढंग से पढ़ सकते हो। हाँ, वीडियो इस तरह से हो सकती है जैसे कहीं जा रहे हो सफ़र में, तुम किताब नहीं ले जा सकते उतनी बड़ी, तो इसे चैप्टर वाइज ओपन करके कि हाँ ये वाले चैप्टर को इस तरह पढ़ना है, तो उसके लिए वीडियो बहुत कारगर सिद्ध हो सकती हैं। ठीक है, और ये बीए और एमए के बच्चों के लिए जो साहित्य पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके लिए किताब तो विशेष तरह मानी जाती है, तो उसके लिए उनके लिए भी बहुत मतलब कारगर सिद्ध होगी, तो वो भी बच्चे देख सकते हैं जो हिंदी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो। ठीक है, हिंदी साहित्य बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके उनके लिए भी बहुत उपयोगी होगी। कहीं कहीं जैसे हम बाहर गए हैं, सफ़र में गए हैं, एग्ज़ाम देने के समय गए हैं, तो रिवीजन करने के लिए भी ये वीडियो बहुत होगी। जैसे चाहो पहले शुरुआत में देखना 1 की स्पीड से देखना, ठीक है, सवा की स्पीड 1 या सवा की स्पीड से देखना। हाँ, जब रिवीजन के टाइम पे जब देखो तुम इसको, तो डेढ़ की स्पीड से बहुत सही रहेगी, तो आपका तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा और एक आत्मविश्वास भी जागृत हो जाएगा, हाँ मैंने एग्ज़ाम से पहले इस किताब को ख़त्म कर दिया। ठीक, और आगे हाँ, आगे देखेंगे हम। यद्यपि 19वीं सदी से पूर्व विभिन्न कवियों और लेखकों द्वारा अनेक ऐसे ग्रंथों की रचना हो चुकी थी जिनमें हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन व्रत कृतित्व का परिचय दिया गया, जैसे 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, कविमाल, कालिदास हजारा आदि, किंतु इनमें कालक्रम संसम्मत आदि का अभाव होने के कारण इन्हें इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। ठीक है, इन सभी रचनाओं को देखो, इसमें कालक्रम के ना होने के कारण इसे इतिहास की संज्ञा से बाहर रखा गया। ठीक है, वस्तुतः अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास, ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, वन लाइनर। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहले का एक प्रयास एक फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तासी का ही समझा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ भी चुका है। ठीक है, वन लाइनर में आ भी चुका है ये। ठीक, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में स्टुआर्ट द लेटर एंडोयो एंदुस्तानी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गार्सा दा तासी का कौन सा है, स्टुआर्ट द ला लिटरेचर एंडोई एंदुस्तानी। ठीक है, ये देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कभी कभी पेपर में, और ये आ भी चुके हैं। ठीक है, ग्रंथ लिखा है जिसमें हिंदी व उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ड क्रमानुसार है। ठीक है, वर्ड क्रमानुसार इसका प्रथम भाग 1839 में तथा द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था।
इसमें प्रथम भाग माना गया 1800 माना क्या गया 1839 में प्रकाशित हुआ, द्वितीय भाग 1847 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आ चुका है, यूजीसी नेट के पेपर में आ चुका है। 1871 में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसमें इसे 3 खंडों में विभक्त करते हुए पर्याप्त संशोधन, ये भी देख लेना, 3 खंडों में, इसे दूसरे संस्करण को 3 खंडों में 1871 में प्रकाशित हुआ, ठीक है, उसे 3 खंडों में विभक्त कर दिया, पर्याप्त संशोधन परिवर्तन किया गया। इस ग्रंथ का महत्व केवल इसी दृष्टि से है कि इसमें हिंदी का काव्य का सर्वप्रथम इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। इसका महत्व यही है कि इसमें हिंदी साहित्य का, हिंदी काव्य का सर्वप्रथम इतिहास प्रस्तुत किया है, इसलिए इसका महत्व है। तथा कवियों के रचना काल का निर्देश किया गया, कवियों के रचना काल का भी निर्देशित किया गया है। अन्यथा कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्णक्रम की से प्रस्तुत करना, काल विभाजन एवं विभिन्न प्रवृत्तियों का विवेचन कोई प्रयास न करना, हिंदी के कवियों में इतर भाषाओं को घुला मिला देना आदि ऐसी त्रुटियां, इसमें त्रुटियां भी बताई गई हैं। अंग्रेजी वर्णक्रम से प्रस्तुत करना, काल विभाजन एवं विभिन्न प्रवृत्तियों के विवेचन का कोई प्रयास ना करना, यानी काल विभाजन का इसमें प्रयास कुछ नहीं किया गया, इसकी विभिन्न प्रवृत्तियों को कुछ प्रयास नहीं किया गया। हिंदी के कवियों में इतर की भाषाओं को घुला मिला देना, हिंदी से इतर जो कवि हैं, हिंदीवादी कवि हैं ना, उनसे अन्य कवि, उनको भी इन्होंने हिंदी के उसमें श्रेणी में डाल दिया। ये त्रुटियां के रूप में देख सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण इतिहास को मानने में संकोच होता है, इसलिए इसको इतिहास नहीं मान सकते। फिर भी भारत से दूर बैठकर विदेशी भाषा में सर्वप्रथम इस प्रकार का प्रयास करना भी अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, फिर भी इसको हम पूरी तरह से तो नहीं निकाल सकते। वस्तुतः किसी भी क्षेत्र में किए गए प्रारंभिक एवं प्राथमिक प्रयास का महत्व प्राय उसकी उपलब्धियों की दृष्टि से नहीं, अपितु नई दिशा के रूप में अग्रसर होने की दृष्टि से माना जा सकता है। जो प्रयास को सही है गलत है उस दृष्टि से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो प्रयास किया गया है वो नया है, ठीक है, उस दृष्टि से इसे बहुत सराहनीय और अच्छा मानना चाहिए। ये इसमें बात कही गई इतनी में। इस बात को तौसी का प्रयास पर लागू होती है, अस्तु उनके ग्रंथ में अनेक त्रुटियां और न्यूनताओं के होते हुए हम इन्हें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपराओं में उसका प्रवर्तक के रूप में गौरवपूर्ण स्थान देना उचित समझते हैं। तासी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय शिव सिंह सेंगर को है। उन्होंने शिव सिंह सरोज मतलब शिव सिंह सेंगर की रचना है शिव सिंह सरोज। 1883 में लगभग 1,000 भाषा कवियों की जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। 1,000 भाषा कवियों की उनकी कविताओं का उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। यानी कि शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में लगभग 1,000 भाषा कवियों की कविताओं और उनकी कविताओं के उदाहरण को प्रस्तुत किया गया है। कवियों के जन्मकाल, रचनाकाल आदि के संकेत भी दिए गए हैं। दूसरी बात कि वे संकेत बहुत विश्वसनीय नहीं है। इन्होंने अपने शिव सिंह सरोज में उनके कवियों के जन्मकाल से संबंधित, रचनाकाल से संबंधित संकेत तो दिए, लेकिन उसे विश्वसनीय नहीं माना गया है, संकेत मात्र दे दिया। इतिहास के रूप में इस ग्रंथ का भी अधिक महत्व नहीं है, किंतु फिर भी उस समय का तक उपलब्ध हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित कर दिया गया है, जिससे परवर्ती इतिहासकार लाभ उठा सकते हैं। इसी दृष्टि से इसका महत्व है। अब आगे देखेंगे अगला कौन आता है। 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रेसन द्वारा, ठीक है, रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। ये क्वेश्चन बनने लायक है, सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसे माना जाएगा, तो हम लिखेंगे द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को, ठीक है। इसमें लेखक ने कवियों और लेखों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उनके काल विभाजन संबंधित प्रयास गुण दोषों को आगे अलग अलग रूप में विचार किया जाएगा।
ठीक है, इसमें कवियों के कालक्रमानुसार वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, और काल विभाजन से संबंधित सॉरी, इसमें बताया गया है कवियों लेखों का कालक्रम अनुसार वर्गीकरण किया गया है। उसके काल विभाजन से संबंधित प्रयास के गुण दोषों को आगे अलग अलग रूपों में विचार किया जाएगा, किंतु यहाँ इतना अवश्य कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के स्वरूप एवं विकास के संबंध में जिस दृष्टिकोण का परिचय ग्रिसन ने दिया है वह परवर्ती इतिहासकारों के लिए पथ प्रदर्शक सिद्ध हुआ है। मुख्य बात यह है कि उन्होंने हिंदी साहित्य की भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए स्पष्ट किया है कि इसमें ना तो संस्कृत प्राकृत को सम्मिलित किया जा सकता है, ना ही अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को। उन्होंने अपनी भाषा नीति को स्पष्ट करते हुए लिखा है, मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अतः मैं संस्कृत की ग्रंथ रचना करने वाले लेखों का विवरण नहीं दे रहा हूँ। प्राकृत में लिखी पुस्तकों को विचार से बाहर रख रहा हूँ। भले ही प्राकृत कभी बोलचाल की भाषा रही हो, पर आधुनिक भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। मैं ना तो अरबी फारसी के भारतीय लेखों का उल्लेख कर रहा हूँ, ना विदेश से लाई गई साहित्यिक उर्दू के लेखों का। मैंने इन अंतिम को उर्दू वालों को अपने विचार के जानबूझकर बहिष्कृत कर दिया है, क्योंकि इन पर पहले ही गारसादा तासी ने पूर्ण रूप विचार कर लिया है। ठीक है, इस प्रकार हिंदी भाषा के संबंध में जिस स्पष्ट एवं निर्वाण दृष्टि का परिचय ग्रिसन ने दिया है वह निश्चय ही उस युग की भूमिका में महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। तथा यह भी कहा जा सकता है कि दृष्टि की इसी स्वच्छता के कारण वे अपने लक्ष्य में सफल हो सके। ग्रिसन की दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने अपने ग्रंथ के आधार के स्रोत पर के रूप में तासी अवशिव सिंह सेंगर के ग्रंथों के अतिरिक्त भक्तमाल, गोसाई चरित्र, हजारा, काव्य संग्रह आदि 17 रचनाओं का उल्लेख करते हुए स्थान स्थान पर मूलाधारों के संदर्भ संकेत भी कर दिए। इससे उनकी इस तटस्थ प्रामाणिकता, ईमानदारी का बोध होता है जो किसी इतिहासकार के लिए आवश्यक है। यह दुर्भाग्य की बात है, परवर्ती हिंदी साहित्यकारों द्वारा इस परंपरा का निर्वाह सम्यक रूप से नहीं हो सका। अब देखेंगे, अपनी दृष्टि एवं पद्धति के प्रकाश डालते हुए ग्रिसन ने लिखा कि उन्होंने सामग्री को यथासंभव कालक्रम अनुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसमें कालक्रमानुसार जो उन्होंने इतिहास लिखा है उन्हें कालक्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ग्रंथ को कालखंडों में व्यक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। प्रत्येक काल के गौड़ कवियों का अध्याय विशेष के अंत में उल्लेख किया गया है। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों एवं प्रेरणा स्रोतों के उद्घाटन का प्रयास उनके द्वारा हुआ है। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में करना तथा 16वीं 17वीं सदी के युग का भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रिसन का महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वन लाइनर क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रिसन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि में से एक है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने माना? ग्रिसन ने, जिन्हें किंचित संशोधित एवं नूतन शब्दों में प्रस्तुत करके परवर्ती इतिहासकारों ने भारी श्रेय प्राप्त किया है। वस्तुतः 19वीं सदी के अंतिम चरण में जबकि हिंदी साहित्य क्षेत्र में आलोचना एवं अनुसंधान की परंपराओं का श्री गणेश भी इन्होंने किया। हिंदी भाषा एवं उसके काव्य की ऐसी स्पष्ट, सूक्ष्म एवं प्रामाणिक ऐतिहासिक व्याख्या प्रस्तुत कर देना ग्रिसन की अद्भुत प्रतिभा, शक्ति एवं गहन अध्ययनशीलता को प्रमाणित करता है। यह दूसरी बात है कि उनका ग्रंथ अंग्रेजी में रचित होने के कारण हिंदी की अध्येताओं की दृष्टि से केंद्र में नहीं बन सका। यानी कि जो ग्रंथ लिखा गया था ना ग्रिसन द्वारा, वह अंग्रेजी में लिखा गया है। ठीक है, इसलिए हिंदी का केंद्र नहीं बन सका, जिससे परवर्ती युग के अनेक इतिहासकार जो उनकी धारणा स्थापनाओं को पल्लवित करके हिंदी माध्यम से प्रस्तुत कर सके उस यश की भागी नहीं बन सके, जो वस्तुतः ग्रिसन का दाय था। ठीक है,
अब आगे आते हैं मिश्र बंधुओं पर। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। ये इंपॉर्टेंट है। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है? 4 भागों में। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए। ये पेपर में पूछा जा चुका है काफी बार। प्रथम 3 भाग 1913 में, ये इंपॉर्टेंट है। चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। इन्होंने अपने ग्रंथ को इतिहास नहीं माना, संज्ञा न देते हुए भरसक बात मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ को इतिहास की संज्ञा न देते हुए भी भरसक इस बात का यत्न किया है कि वह आदर्श इतिहास सिद्ध हो। मतलब ये कहना गलत है कि इन्होंने अपना इतिहास नहीं माना, लेकिन भरसक इतिहास सिद्ध करने के लिए, आदर्श सिद्ध इतिहास करने के लिए भरसक प्रयास किया है। इस परिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए उन्होंने एक ओर तो 5000 कवियों को स्थान दिया, वहीं दूसरी ओर 8 से अधिक कालखंडों में व्यक्त कर दिया। पहला इन्होंने अपने आप मतलब अपने इतिहास ग्रंथ में 5000 कवि स्थान दिया, और दूसरा 8 कालखंडों में विभक्त किया। इतिहास के रूप में इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें कवियों के विवरणों के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। अनेक अज्ञात कवियों को भी प्रकाश में लाते हुए उन्हें उनके साहित्यिक महत्व को भी स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। कवियों को सापेक्षित महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी श्रेणियां भी बनाई गई हैं, किंतु काव्य की समीक्षा में परंपरागत सिद्धांतों और पद्धतियों का ही अनुसरण मिलता है। अतः आधुनिक समीक्षा दृष्टि से यह ग्रंथ भले ही बहुत संतोषजनक ना कहा जा सके, किंतु इसमें संदेह नहीं है कि इतिहास लेखन की पूर्व परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी स्वीकार किया है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्रबंधु विनोद से ही लिए हैं। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उन्होंने भी मतलब विश्वबंधु के इतिहास से कवियों के परिचय लिया गया है। ये कथन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकता है, पर परीक्षा दृष्टि से नहीं, पर इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान अगर देखते हैं तो किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। उनके द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में को प्राप्त है, जो मूलतः नागरिक पचाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। जो इतिहास है ना, वो पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, जिसे आगे परिवर्तित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप, बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। इसके आरंभ में ही आचार्य शुक्ल ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए उद्घोषित किया, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब वह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को रखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यानी साहित्य इतिहास की परिभाषा दी है, जनता की चित्तवृत्ति चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब माना है। ठीक है, जैसे जैसे उसकी चित्तवृत्ति में परिवर्तन होता रहता है, साहित्य में भी परिवर्तन होता रहता है। ये सब इन्होंने बोला है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक होती है, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। इसके उदाहरण स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि उन्होंने साहित्य इतिहास को साहित्यालोचना को पृथक रूप में ग्रहण करते हुए विकासवादी व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया है। साथ ही उन्होंने इतिहास के मूल विषय को आरंभ करने से पूर्व ही काल विभाग के अंतर्गत साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त करने की अपनी योजना को
एक ऐसे निश्चित रूप में प्रस्तुत किया है जिससे पाठक के मन में शंका और संदेह के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है। ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने अपने इतिहास को काल विभाग में कालखंडों में 4 कालखंडों में विभक्त किया है, ये बताया गया इसमें। उन्होंने काल विभाजन का आधार ना देकर केवल तत्संबंधी डिस्कोर्सों की सूचना दी है, किंतु उससे इस युग के उन पाठकों को अवश्य लाभ हुआ जो काल विभाजन की सूचनाओं के पचड़े में पड़े बिना ही संपूर्ण हिंदी साहित्य की एक दृष्टि से देखना चाहते हैं। नवोपलब्ध तथ्यों और निष्कर्षों के अनुसार अब यह काल विभाजन त्रुटिपूर्ण सिद्ध हो गया है, किंतु इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि अति सरलता व स्पष्टता के कारण आज भी बहुत प्रचलित और बहुमान्य है। इसको आगे भी देखेंगे अभी।